हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। पहले हमने पढ़ लिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम करेंगे एटॉमिक मॉडल। नाउ इन दिस एटॉमिक मॉडल थॉमसन एंड रुदरफोर्ड हम पहले करेंगे, उसके बाद हमारा आता है बोर्स मॉडल। वो अभी नहीं कराऊंगा मैं, पहले हम कर लेते थॉमसन एंड रुदरफोर्ड मॉडल। ये दोनों भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से भी रुदरफोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉमसन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए थॉमसन बहुत जल्दी 1 मिनट में खत्म कर देंगे और रुदरफोर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थॉमसन, जे थॉमसन हमारे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था ये देखिए। इन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो ऐसे स्पेयर शेप में होते हैं, ठीक है। और इस पूरे में, लाइक इस तरीके से पूरे के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और इस पूरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे एम्बेडेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हैं, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाले, इसकी ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं वाटरमेलन मॉडल। कौन सा मॉडल? वाटरमेलन। जे थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल मॉडल भी कहा जाता है, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसमें मतलब क्या होता है, जैसे वाटरमेलन होता है हमारा, उसके अंदर रेड रेड कलर का होता है, वो पूरा आप समझिए कि पॉजिटिव पार्टिकल्स। और उसमें जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, उसको आप समझिए वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी तरीके का सिमिलर मॉडल जे थॉमसन ने हमें दिया। कहा कि ये पूरा हमारा एक सर्कल स्पेयर शेप में होगा हमारा वाटरमेलन, सॉरी एटम। एंड उसमें पूरे पूरे स्पेयर में पॉजिटिव पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड रहेंगे, जिस तरीके से सीड्स जो होते हैं वाटरमेलन के, वो वाटरमेलन के अंदर होते हैं ना सीड्स, कुछ उसकी सीड्स और बाकी रेड रेड होता है जो हम खाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से इसमें मॉडल है थॉमसन का। तो यही है आपका ओवरऑल थॉमसन मॉडल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उसके अंदर ना। अब दिक्कत कब आई उसमें, जब रुदरफोर्ड ने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तब इस मॉडल में दिक्कत आने लगी। मैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट कुछ उसके रिजल्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रिजल्ट है उसका कि जो मोस्टली पार्ट होता है एटम्स का, वो एम्प्टी होता है। मोस्टली पार्ट है, मोस्टली नॉट पार्ट, रीजन, रीजन इज एम्प्टी। क्या कह रहा हूं मैं, जो एटम होता है, फॉर एग्जांपल एटम है, तो इसका मोस्टली पार्ट एम्प्टी होता है। बट जे थॉमसन के अकॉर्डिंग नहीं होता। जे थॉमसन ने बोला कि नहीं नहीं भाई, पूरे में पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। बट रुदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने बोल दिया कि नहीं, मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी ही होता है। तो इसको ये प्रूव नहीं कर पाया ये मॉडल। सेकंड क्या था, सेकंड ये था, उसने कहा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं, वो एक छोटे से रीजन के अंदर, स्मॉल रीजन में कंसेंट्रेटेड करते हैं, ठीक है। क्या बोला उसने, उसने बोला कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं ओवरऑल एटम के, कोई पूरे एटम में नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एक छोटे से रीजन के अंदर ही, स्मॉल रीजन के अंदर ही कंसेंट्रेटेड रहते हैं, और पूरा जो मास होता है वहीं पे कंसेंट्रेटेड होता है। तो ये बोला था रुदरफोर्ड ये अल्फा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। 2 ही पॉइंट बताए, इसके 1-2 पॉइंट और भी है, बस इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मैंने 2 एक्सपेरिमेंट बताए, ठीक है। जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, और इस मॉडल को ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इसीलिए जे थॉमसन का ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। एक और चीज थी इसमें कि जे थॉमसन ने कभी बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन, आपने कह दिया कि इसके अंदर एम्बेडेड है, पर किस तरीके से एम्बेडेड है, ऐसा क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे एम्बेडेड है। कौन सा फोर्स लग रहा है उनके बीच, इलेक्ट्रॉन वहां से उठ के जा क्यों नहीं रहे, वहीं पे क्यों रुके हुए हैं। हाँ, कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे बस बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं। साइंस सवाल पूछता है, और जे थॉमसन ने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये भी एक रीजन था जे थॉमसन के मॉडल के रॉन्ग प्रूफ होने के लिए ना। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग, छोटा सा ही था जे थॉमसन को इसमें लिखेंगे मेन है रुदरफोर्ड मॉडल। क्या है, रुदरफोर्ड मॉडल। तो देखो जरा,
उसका मैं पहले एक सेटअप बना देता हूँ मदरबोर्ड मोड का। ये बॉक्स है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स होंगे। अल्फा पार्टिकल ओवरऑल एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, दो न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नॉट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। ओके, नाउ अल्फा पार्टिकल्स। और ये गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन वही होती है जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, देखिए आपने एल्यूमिनियम फॉइल रोटी में लपेटते हैं, ये गोल्ड की फॉइल है। ठीक है, ये होगी हमारी एक स्क्रीन। इस तरीके से इस पे लगा हुआ एक पेस्ट जेड एंड एस का, याद हो मैं कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जेड एन एस का पेस्ट लगा, तो ये क्या होता है? फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट पेस्ट होता है जिसमें कभी कोई एक चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल आके अगर स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करता है। क्या करता है? ग्लो करता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसीलिए हमें इस तरीके के एक पेस्ट की जरूरत होती है जो बताता है कि हाँ यहाँ पे पार्टी, यहाँ पे कोई आगे स्ट्राइक किया है तो यहाँ पे ग्लो आया है। ठीक है ना, ये गोल्ड कॉइन है। और यहाँ पे एक तरीके की लेंस लगा देता हूँ, और एक सीट होती है, स्लिट कहते हैं उसे। और ये स्लिट किसकी होती है? लेड की होती है ना। सबसे पहला सवाल उसे बनना चाहिए कि इसमें गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, एल्यूमिनियम फॉइल क्यों लिया? हम एल्यूमिनियम फॉइल सस्ता भी होता है, एल्यूमिनियम फॉइल सस्ता भी होता है, और हम डेली बेस में यूज नहीं करता उसे, उसमें गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? तो उसका रीजन है कि उसको चाहिए था एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा फॉइल जो कि सबसे पतला हो, सबसे पतला हो। मैनेबिलिटी प्रॉपर्टी, आपको पता होगा मेटल में क्या होती है? मैनेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। मैनेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एनी मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। पतली पतली शीट्स में होने की जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं मैनेबिलिटी। और जो गोल्ड होता है उसकी सबसे ज्यादा सबसे हाई मैनेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मीन्स कि गोल्ड की जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पतली शीट बना सकते हैं, बहुत ज्यादा पतली शीट बना सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से भी ज्यादा पतली शीट बना सकते हैं। और गुदरबोर्ड में ऐसे भी एलिमेंट चाहिए जिसका सबसे पतली वो शीट बना सके ताकि अल्फा पार्टिकल आराम से क्रॉस हो पाए। ठीक है, हाँ अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, क्या है ये? अल्फा पार्टिकल सोर्स। तो ये क्या करता है? यहाँ से अल्फा पार्टिकल छोड़ता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ होते हैं डिफ्लेक्ट, ठीक है, ऐसे हैं, कुछ होते हैं डिफ्लेक्ट इस तरीके से, कुछ होंगे जो जैसे उसने यहाँ से ऐसे भेजा और ऐसे कैसे निकल, मीन्स कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो गई गोल्ड कोयल से। कुछ यहाँ पे भी ऐसे हुए, ऐसे निकल गए बिना किसी दिक्कत के, बहुत सारे सीधा सीधा ही निकल गए, मतलब अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, उस जहां से निकल रहे थे सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पे निकल गए। और कुछ थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट, जैसे जो इसके आसपास आ रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, हल्के हल्के डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और मान लो फॉर एग्जाम्पल उसमें ऐसे 20,000 अगर आपका पार्टिकल उसमें फेंके, इस अल्फा पार्टिकल गोल्ड कॉइल के अंदर 20,000, तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस आया। क्या आया? वापस आया, मीन्स उसने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स फेंके, मोस्टली पार्टिकल्स डायरेक्टली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मीन्स बिना किसी वो अपना रास्ता बिना चेंज करे वो पास हो गए गोल्ड कॉइल से। कुछ बहुत ही कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि हल्के से डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से, बहुत हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, और 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो कि यहाँ से टकराया और सीधा सीधा 180 डिग्री पे घूम गया। अब इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया उसने, इतनी ज्यादा इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली उसने, इसमें से ऑब्जर्वेशन क्या निकली? पहली ऑब्जर्वेशन कि 99, क्या बोला मैंने? 99% ऑफ, मैं यहाँ पे नहीं लिखता, एक मिनट, बेटा यहाँ पे देखो। पहला क्या है? ये 99% ऑफ जो पार्टिकल्स थे, 99% ऑफ अदर पार्टिकल्स वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड बॉल से पार हो गए, मतलब गोल्ड बॉल से क्रॉस करके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट विदाउट डिफ्लेक्शन। समझ गए?
ये तो पहला पॉइंट था, समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, स्पेस नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट ये था, मैं सिर्फ करता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बोला उसने कि बहुत ही फ्यू पार्टिकल, वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, समझ गए, कि बहुत ही कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, तो अपने ऐसे जा रहे थे, कहाँ बनाए, यहीं पे देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, कि जा रहे थे और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ये डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, ये डिफ्लेक्ट हो गए, इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन, मीन अपना रास्ता चेंज कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे। नाउ तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये था, तीसरा जो उसने पॉइंट ऑब्जर्व किया, तीसरा पॉइंट ये ऑब्जर्व किया इसने कि वन इन 20,000 पार्टिकल रिट्रेस, रिट्रेस का मतलब होता है कि वापस अपने पाथ में वापस आ जाना, 1 in 20,000 पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ। यहाँ पे जो यहाँ पे जो पार्टिकल की बात हो रही है वो अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, ध्यान रखना, रिट्रेस इज पाथ, समझे क्या बोला मैंने, पहली ऑब्जर्वेशन, वापस रिपीट करता हूँ कि मोस्टली पार्टिकल्स क्रॉस करके गोल्ड बॉल से विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, बाकी 99%, और दूसरा पॉइंट था कि बहुत ही फ्यू पार्टिकल्स थे, बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ में। तीसरा क्या था कि 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स retrace its path। ये तीन ऑब्जर्वेशन थे इसकी। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने अपनी कंक्लूजन दी। क्या कंक्लूजन दिया उसने, उसने पहला कंक्लूजन दिया कि जो मोस्टली स्पेस होता है, अब समय काम नहीं, ये समझ गया ना, अब समय काम नहीं है, ठीक है। अब उसने कंक्लूजन दिया, पहला कंक्लूजन क्या दिया, पहला कंक्लूजन दिया कि मोस्टली स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्या बोला कि जो मोस्टली स्पेस होता है, मोस्टली स्पेस होगा एटम में, वो एम्प्टी ही होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला अभी, कि मास ऑफ अ एटम कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, समझ गए क्या बोला उसने, मोस्टली स्पेस जो होता है एटम का एम्प्टी होता है, दूसरा जो मास होगा एटम का कंसंट्रेटेड होगा एक स्मॉल रीजन में, एंड तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव पार्टिकल्स, positive particles are exist in that small region। जो है जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो जो छोटे से रीजन की बात जो ये कर रहा है, ये स्मॉल रीजन की बात कर रहा है, वहीं पे वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट इन दैट स्मॉल रीजन। अच्छा एक चीज मेरी स्किप होगी, एक चीज स्किप होगी उस मॉडल के अंदर, वो जो देखते हैं, ये गोल्ड फॉइल हमारी, ठीक है, गोल्ड फॉइल हमारी, ये स्क्रीन है, यहाँ से हम पार्टिकल पूरा डायग्राम नहीं बना रहे कि ये सब ने ऐसा फेंका, ये फेंका, ऐसे गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये पार सीधा चला गया, सीधा चला गया, एक वापस आ गया, ठीक है। ये तीन हमने ऑब्जर्वेशन आई है हमारी, ठीक है ना, देखो अब अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब कोई पॉजिटिव पार्टिकल अगर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट्स मीन क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, करेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव पार्टिकल होगा शायद, जस्ट शायद लगाओ, एक वर्ड वर्ड शायद लगाओ, वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इधर, ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल होता है और यहाँ पे कोई सेंटर मानो कि पॉजिटिव पार्टिकल होगा, अगर पॉजिटिव पार्टिकल नहीं होता तो डिफ्लेक्ट होता क्या, डिफ्लेक्ट होता, यहाँ पे कोई पॉजिटिव पार्टिकल है जब भी डिफ्लेक्ट हो रहा है ये। उस समय में जब रुद्रपुर ने एक्सपेरिमेंट किया था तो दो तरीके के पार्टिकल्स होते थे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल था उस समय डिस्कवर नहीं हुआ, समझ गए ना। यहाँ पे कोई उसने बोला कि पॉजिटिव पार्टिकल होगा जब ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर नहीं होता पॉजिटिव पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर नेगेटिव पार्टिकल एक बात बोलो,
अगर यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल बोला तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्ट क्यों होगा? वो तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। चलो मानता हूँ कि सारे नहीं चिपकेंगे, सारे नहीं चिपकेंगे, बट अगर मैं 10 फेंकूंगा उसमें से 5 तो चिपक ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मैं 10 पार्टिकल फेंकूंगा तो 5 ही वो दिखेंगे, 5 नहीं दिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है। तो वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन के बेसिस पे इसने बोला कि पॉजिटिव पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट इन दैट स्मॉल रीजन। समझे कि इसने कैसे दिमाग लाया यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल को? अब एक और चीज, अब ये भी है कि यहाँ पे भी हो तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट करे। यहाँ पे क्या होंगे, ये एम्प्टी स्पेस है, उसने बोला यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे तो चलो बोलते डिफ्लेक्ट होता पॉजिटिव पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है ऐसा? यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। तो उसने बोला कि यहाँ पे जो होंगे वो स्पेस ही एम्प्टी है, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हमारा पार्ट हमारा ये अल्फा पार्टिकल है, ये रिफ्लेक्ट ही क्यों होगा जब कुछ है ही नहीं? तो समझ गए ना? यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है उधर। इसी बेसिस में ये तीसरा पॉइंट दिया था। समझ गए ना? तीसरा पॉइंट क्यों आया, यही था ओवरऑल। तो ये रिजल्ट दिया किसने? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। इसको हम अल्फा स्कैटरिंग और कोयल एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं, सिंपल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट थे मेजर, यही 3 पॉइंट्स है। ठीक है, नाउ अब रदरफोर्ड ने बोला कि चलो मैंने एक नई डिस्कवरी कर ली, अब मैं अपना एक एटॉमिक मॉडल देता हूँ। क्या देता हूँ? एटॉमिक मॉडल देता हूँ। अब जो एटॉमिक मॉडल है वो दिया रदरफोर्ड ने। याद रखना, एक जे जो थॉमसन ने दिया, एक रदरफोर्ड ने दिया, और तीसरा दिया बोर्स ने। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो रदरफोर्ड का मॉडल ही बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि बोर्स ने अपना कोई ऐसा कोई खास मॉडल नहीं दिया था। उसने सिर्फ रदरफोर्ड के मॉडल में ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी थी, मतलब थोड़े से अपने खुद के पोस्टुलेट दे दिए थे। अदरवाइज रदरफोर्ड का जो मॉडल था वही मॉडल दिया है बोर्स मॉडल ने भी। बोर्स ने कुछ अलग से नहीं किया उसने। एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने बोला कि क्या, जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वो एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, मान लो ये। और इसी रीजन का नाम उसने क्या दिया था? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था स्मॉल रीजन का? न्यूक्लियस। ये है अगर हमारा इतना बड़ा एटम है, कितना बड़ा एटम है, कितना। रुदरफोर्ड ने बोला कि हाँ, जैसे जे जे थॉमसन ने बोला था कि हमारा जो एटम होता है स्पेयर शेप का होता है, नहीं सर्कल शेप का होता है। तो हाँ, होता तो ऐसा ही है। पर अगर इतना बड़ा एटम है हमारा, इतना बड़ा एटम है, तो उसका जो मास होगा वो इतने से रीजन में होगा। समझ गए? इतना बड़ा एटम है पर उसका मास इतने से रीजन में ही है और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये उसने मॉडल दिया, इसको इसने बोला न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल्स। क्या है न्यूक्लियस के अंदर? पॉजिटिव पार्टिकल। और पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या है? ये प्रोटॉन। समझ गए? अब उसने बोला अब इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए। एटम कभी भी उसमें एक ही चार्ज नहीं होगा पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव भी होगा। अगर किसी एटम को एग्जिस्ट करना है इन रियल लाइफ, जैसे ये पेन, हाँ ये पेन है, ये इसका ढक्कन है। ठीक है, अगर इन्हें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना है तो इन्हें न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, इन्हें स्टेबल होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रल पार्टिकल हमेशा स्टेबल होता है, चार्ज पार्टिकल कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ध्यान रखना इसका ना। उसने बोला कि न्यूक्लियस है, यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। उसने ऐसे ऑर्बिट्स बना दी कि ऑर्बिट है 1 2 3, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से। और इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें होंगे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने? उसने बोला कि न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में है और ये रिवॉल्व कर रहे हैं। इसने ये जो मॉडल है उसको कंपेयर किया सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम हमारा बीच में सन है, लाइक न्यूक्लियस। ये हमारा मान ली सोलर सिस्टम है, तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सन हमारा न्यूक्लियस, कंपेयर सोलर सिस्टम से कंपेयर करो। ठीक है, ये सन है और उसके अराउंड अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, राइट? तो उसी बेसिस पे इसने एटॉमिक मॉडल दिया कि बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरीके से अर्थ, मरकरी, वीनस ये सब रिवॉल्व करते हैं अराउंड व्हाट, अराउंड सन। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉमिक मॉडल। न्यूक्लियस बीच में कंसंट्रेटेड है, मास और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। यही है उस रदरफोर्ड का ओवरऑल मॉडल। ठीक है, अगर आपको चाहिए इसके नोट्स, जस्ट कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा या फिर मैं कोई गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा।
उसमें पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा पूरा मॉडल है। अब नाउ ये पूरा पूरा मॉडल हो गया, अब कुछ भी नहीं है, यही है पूरे मॉडल में। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। क्या लिमिटेशन? केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आप कोई एक आइडियल चीज बना ही नहीं सकते। आप बोलोगे मैंने ये कर दिया तो एक साइंटिस्ट कर देगा, तो 10 साइंटिस्ट आगे बोल देंगे भाई ये बता, ये बता, ये बता, ये बता, और कोई ना कोई लिमिटेशन निकल जाएगी। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी मॉडल, कोई भी थ्योरी केमिस्ट्री के अंदर आइडियल नहीं है। आइडियल मीन्स कि हर जगह सही प्रूव हो जाए, नहीं, एक जगह तो गलत प्रूव होगी। केमिस्ट्री खतरनाक है भाई, केमिस्ट्री बच्चों का खेल नहीं है ना। लिमिटेशन लग गया गूगल मॉडल मॉडल का। अब उस समय के एक और महान साइंटिस्ट थे, कौन थे? मैक्सवेल। मैक्सवेल ये काम कर रहे थे किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे काम कर रहे थे। किसपे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे। और उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर किसी किसी दूसरे पार्टिकल्स के या किसी की भी अराउंड अगर रिवॉल्व करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का लेके है न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैक्सवेल ने बोला कि तूने बोला है, रुदरफोर्ड को बोला कि तूने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो उसके अराउंड अराउंड। रुदरफोर्ड ने बोला हाँ कर रहे। तो मैक्सवेल ने बोला अच्छा फिर ये बता कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल ने बोला कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है किसी पार्टिकल के अराउंड तो वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और जैसे जैसे वो एनर्जी रिलीज करेगा वो इसके पास जाता रहेगा, जो न्यूक्लियस होगा उसके पास जाता रहेगा इस तरीके से। जैसे ये वापस बनाता हूं इसको। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैक्सवेल ने बोला ये एनर्जी रिलीज करेगा अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी के अराउंड, रिलीज कर रहा है एनर्जी। जैसे जैसे रिलीज एनर्जी करेगा ये वैसे वैसे ही न्यूक्लियस के पास जाता रहेगा इस तरीके में। और एक टाइम आएगा कि ये न्यूक्लियस में जाके टक्कर मार देगा और हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बोला मैक्सवेल ने कि मेरी थ्योरी तो ऐसा बोलती है, और ये प्रूव भी है कि ये सही है कि कोई भी अगर एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसी भी पार्टिकल के अराउंड अगर रिवॉल्व करता है तो एक टाइम बाद और एनर्जी रिलीज कर करके उसमें अंदर चले जाएगा, तो उस पे कोलाइड कर देगा न्यूक्लियस के साथ। मैक्स रुदरफोर्ड चुप हो गया, उसे पता ही नहीं अब क्या जवाब दो इसका। तो रुदरफोर्ड इसका जवाब ही नहीं दे पाया। जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी उस समय जो क्वेश्चन उठाए, रुदरफोर्ड का जवाब नहीं दे पाया। तो यही एक रुदरफोर्ड की यही एक मेजर लिमिटेशन रही, और कोई खास लिमिटेशन नहीं थी उसकी। यही लिमिटेशन थी, वो इम्प्रूव ही नहीं करता कि भाई ये एनर्जी निकल रही है, ये न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट इन रियल लाइफ ये सारी चीजें चीजें एग्जिस्ट करती है। अगर मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रॉय कर अंदर चले जाएगा और ये एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी एटम से ही बना हुआ है, ये भी एटम से ही बना हुआ है, ये ये भी एटम से ही बनी हुई है। सारी जो चीज आपको दिखी वो सब एटम से ही बनी हुई है। बट एटम एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मैक्सवेल की थ्योरी अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल के साथ एक साथ करके अगर हम चेक करें तो उस हिसाब से एटम एग्जिस्ट नहीं करते। तो रदरफोर्ड इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यही रदरफोर्ड की मेजर लिमिटेशन रही है, ठीक है। यही था सब कुछ आपका थॉमसन मॉडल हो गया, ठीक है। उसकी लिमिटेशन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमारा रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी 3 ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसके ये 3 रिजल्ट्स, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक मॉडल इसका, उसके अगर आप इसके एटॉमिक मॉडल जाओगे तो उसमें भी 5-6 पॉइंट देंगे, पर ओवरऑल जो उसके पॉइंट्स है वो यही है पूरे वर्ल्ड की। न्यूक्लियस बीच में न्यूक्लियस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यही है पूरा। उस इसी चीज को हमने 3-4 पॉइंट में बांट दिया है। लिमिटेड एक मैक्सवेल वाली, ये याद कर लेना। और उसके बाद एक और लिमिटेशन आती है कि वो एक हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम आता है हमारा, एक और टॉपिक आएगा आपका आगे। मैं देखता हूँ उसमें वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, बट आएगा, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी के अंदर। तो जो रदरफोर्ड मॉडल है वो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम भी प्रूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो दूसरी लिमिटेशन, मेजर लिमिटेशन मैक्सवेल की थी, ये मेजर लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं कर पाएगा प्रूव। वो आप पढ़ोगे आगे जाके तो उसमें पता भी चल जाएगा क्यों नहीं कर पाता। पर जो बोर्स है, बोर ने जो मॉडलिंग करना उसमें वो प्रूव करवा देता है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यही है आपका ओवरऑल रदरफोर्ड मॉडल और जे जे थॉम्सन मॉडल।